जय हिंद। वेलकम टू पटेल यूनिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, परावर्तन और अपवर्तन, उसके 4th पार्ट की। इससे पहले हमने 3 पार्ट में जो है शुरुआत की चीज़ों को पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोगों ने शुरुआत की 3 वीडियोज नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर उन शुरुआत की 3 वीडियोज को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आएंगी। तो इससे पहले कि 3rd पार्ट में हमने बताया था गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। आज हम 4th पार्ट की बात करेंगे और 4th पार्ट में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा द्वारक छोटा होता है, ऐसे दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, f इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू r/2। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसके लिए हम जो है इस सूत्र का, यह सूत्र जो है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए सत्य है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या ही अनंत होती है, वो सीधा होता है, बिल्कुल जो है समतल होता है समतल दर्पण, तो उसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। यह गोलीय दर्पण के लिए, अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए यह नियम जो है सत्य है। तो हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का हम निगमन करेंगे। ठीक है, तो माना कि कोई अवतल दर्पण है, ये जो है आपका अवतल दर्पण है, ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया, इसको हम P से डिनोट करेंगे। और ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, इसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। ये आपकी हो जाएगी मुख्य फोकस, मुख्य फोकस हो जाएगा। और हमने इससे पहले की वीडियोज में जैसा कि बताया है वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव और द्वारक, इसके सभी परिभाषाओं के बारे में हमने इससे पहले की वीडियोज में चर्चा की है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं। माना कि ये कोई B पॉइंट है और इससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जो है अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बारे में हमने बता चुके हैं। तो यहाँ से जो है ये मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये फोकस से हमने गुजार दी। ये माना कोई पॉइंट जो है ये A पॉइंट है और यहाँ से हम इसको वक्रता केंद्र से यहाँ पे एक लंब डालते हैं, A बिंदु पर एक लंब डालते हैं, यही इसका अभिलंब होता है। ठीक है, तो ये जो है एंगल, ये हो गया एंगल। तो हमने बताया था कि जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये देखिए, ये आपतन कोण है, ये अभिलंब है और ये जो है परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है ये कोण BAC इज इक्वल टू कोण CAF। परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये हम लोग से समझ लेंगे कि कोण BAC इज इक्वल टू कोण CAF, कोण CAF। इसको हम लिखेंगे, ये जो हमने दर्पण बनाया है अवतल दर्पण, तो इसमें हम बाहरी भाग पर कलई कर लेंगे। इसको हमने बताया था परावर्तन जो है आंतरिक भाग से होता है अवतल दर्पण में। तो कोण BAC इज इक्वल टू कोण CAF, जो इसको लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो ये हम सीख गए कि कोण BAC कोण CAF के बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से।
दूसरा हम एक चीज जानते हैं, माना कि कोई दो समांतर किरणें हैं तो इस प्रकार से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, इसका जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण होंगे, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो आप देखेंगे कुछ इसी तरह से जो है इसमें चित्र बन रहा है। ये कोई दो समांतर किरणें हैं और ये इस तरह से तिरछी लाइन आपस में खींची गई है, तो इसका जो ये एंगल होगा और ये एंगल जो है आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण BAC इज इक्वल टू कोण ACF। तो इसको हटाते हैं, तो लिखेंगे कोण BAC इज इक्वल टू कोण BAC इज इक्वल टू कोण ACF। ठीक है, ये हम लिखेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण हो गया आपके। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, मान लो ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कोण CAF इज इक्वल टू कोण ACF, कोण CAF इज इक्वल टू कोण ACF। तो हम कह सकते हैं चूंकि कोण CAF इज इक्वल टू कोण ACF, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कोण CAF इज इक्वल टू कोण ACF। तो हम लिख सकते हैं कोण AF इज इक्वल टू जो है ये भुजा AF और CF के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये कोण ACF और CAF आपस में बराबर है। तो कोण C जो भुजा CF इज इक्वल टू AF, तो लिखेंगे AF, इसलिए AF इज इक्वल टू CF। ठीक है, माना ये जो है दर्पण का जो है द्वारक बहुत छोटा है, तो जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो AF PF के लगभग बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम, माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो AF इज इक्वल टू PF बराबर नहीं होगा, जो है लगभग बराबर होगा। AF इज इक्वल टू PF, AF इज इक्वल टू PF। तो यहाँ पे जो हम AF की जगह पर PF लिख लेंगे, तो है यहाँ पे मान लो इसको हम थर्ड समीकरण बना देंगे, तो AF की जगह हम PF लिख लेंगे, PF इज इक्वल टू CF। तो हमने लिखा है PF इज इक्वल टू CF। तो CF जो होता है ये जो है टोटल दूरी ये R होगी, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो CF को हम R लिख सकते हैं, PF इज इक्वल टू R/2। CF जो है इतनी दूरी होगी, इस टोटल दूरी की आधी दूरी होगी, CF इज इक्वल टू R/2। और PF जो है ये आपकी फोकस दूरी है, यही मुख्य फोकस से ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये होगा F बराबर R/2। ये आपका डेरिवेशन हो गया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। माना कोई जो है अवतल दर्पण M1 और M2 है, और इसका मुख्य फोकस जो F है, वक्रता केंद्र C है, और इसका ध्रुव जो है P है। किसी बिंदु B से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र C को A से मिलाने पर जो है ये इसका अभिलंब AC होगा। तो यहाँ पे जो कोण BAC इज इक्वल टू कोण CAF परावर्तन के नियम से, कोण BAC इज इक्वल टू कोण CAF ये परावर्तन के नियम से हो जाएगा। और जो है कोण BAC इज इक्वल टू कोण ACF ये हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना लेंगे, कोण CAF कोण ACF समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हो जाएगा, और AF बराबर CF हो जाएगा। ये कोण बराबर है आपस में, यह माना ये भी थीटा है, तो ये कोण बराबर है आपस में, तो CF जो है AF के बराबर हो जाएगा। तो माना कि जो दर्पण का द्वारक जो है वो बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो AF PF के लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो AF की जगह पे हमने यहाँ पे PF लिख लिया, PF इज इक्वल टू CF। और PF जो है वो फोकस दूरी है, ये इसमें दिखाया गया है जैसा कि PF फोकस दूरी है, और जो है CF है वो फोकस दूरी का आधा है, जो वक्रता त्रिज्या का आधा है, सॉरी जो CF है वो वक्रता त्रिज्या का आधा है। तो हमने लिख दिया F इज इक्वल टू R/2। ये होगा गोली दर्पण जो है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए,
अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का निगमन। अब हम बात करेंगे आगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे निर्मित किए जाते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब खींचने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब खींचने के नियम। देखिए गोलीय दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। गोलीय दर्पण द्वारा 3 नियम हैं, उनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऐसा होता है कि जो है माना कोई अवतल दर्पण है तो उसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, ये जो है अवतल दर्पण में इसके परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अगर मान लो दर्पण जो है उत्तल है, इसमें परावर्तन माना कि अगर उत्तल दर्पण है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। एफ ये हो गया मुख्य फोकस एफ, ये होगा ध्रुव पी, इसका ध्रुव पी ये हो गया। तो जो है अवतल दर्पण है, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। इसमें परावर्तन ऊपरी सतह से होता है और अवतल दर्पण में परावर्तन जो है आंतरिक सतह होता है। तो जो है पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती हैं। अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती हैं और उत्तल दर्पण में फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम होता है कि जो है जो किरणें फोकस से होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसका ठीक रिवर्स जो है दूसरा नियम होगा। तो दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम जो होगा, दूसरा नियम कि किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। माना कोई ये जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है। तो जो है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, ये जो है पारे या लाल ऑक्साइड की कलई हो गई। तो जो है जो किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये आपका दूसरा नियम हो गया। लेकिन उत्तल दर्पण में जो किरणें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, हो नहीं जाती हैं, प्रतीत होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो है प्रतीत होती हैं। ये आपका मुख्य फोकस हो गया। ये हो गया ठीक पहले नियम का रिवर्सिबल पॉइंट कि जैसे उसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर जाती थी, और इसमें फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये हो गया आपके 2 नियम, प्रतिबिंब खींचने के 2 नियम। और हम बात करेंगे प्रतिबिंब खींचने के तीसरे नियम के बारे में। ठीक है, प्रतिबिंब खींचने का जो है तीसरा नियम होता है, थर्ड लॉ, वो ये है कि जो है अवतल दर्पण में जो है जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आएंगी। लेकिन उत्तल दर्पण में जो है और उस पर वापस लौटते हुए प्रतीत होती हैं। वास्तव में जो है उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, प्रतीत होती हैं किरणें। ठीक है, तो माना कि ये कोई अवतल दर्पण है, इसमें परावर्तन बाहरी आंतरिक भाग से होगा, जो बाहरी पार्ट होगा उस पे पारे या लाल ऑक्साइड की कलई की जाएगी। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है,
तो ये आपका जो है वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव P है। तो वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ठीक है ये। और हम बात करेंगे दूसरा, ये अब माना कि कोई अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो गया आपका, और ये उत्तल दर्पण में जो है किरणें वक्रता केंद्र की ओर जाती हैं, ये पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, पुनः अपने मार्ग पर वापस लौटती हुई प्रतीत होती हैं, लौटती नहीं है, वापस लौटती हुई पुनः अपने मार्ग पर वापस लौटती हुई प्रतीत होती हैं। ये 3 नियम हो गए कि जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। ये जो हो गए प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम। इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके प्रतिबिंब खींचा जाता है। तो हम बात करेंगे अब अगला पॉइंट जो होगा वो विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब के बनने का जो है वो नियम होता है। विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसकी हम टोटल 6 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, और जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की एक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो होगा, यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है तो बात करते हैं, माना कोई अवतल दर्पण जो है, ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है। ठीक है, माना कोई अवतल दर्पण M1 M2, तो जो है कोई वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई, ये यहाँ पे ऐसे अनंत पर दर्शाएंगे, इसको आपस में मिलाएंगे नहीं। ठीक है, माना कोई वस्तु अनंत पर रखी है, जो है यहाँ से जो किरणें आएंगी वो फोकस से होकर जाएंगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी किरण आएगी, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये जो है फोकस से होकर जाएगी, ये आपका फोकस है, ये आएगी वक्रता केंद्र से पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। सीधा जो है लंबवत खींचने पर इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, और उल्टा होगा। माना कि कोई ये O डैश बिंदु है, ये O बिंदु है, तो O डैश का प्रतिबिंब ये I डैश होगा, O का प्रतिबिंब ये I होगा, ये I डैश उल्टा प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा। वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। यहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये हो गया। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है फोकस तल में बनेगा। ये हमने बताया था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाले और प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल पर बनेगा। स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, तो फोकस तल में बनेगा, फोकस तल में बनेगा। ये हो गई स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। और ये हो गई प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की, तो वस्तु छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और स्थिति की बात करेंगे तो फोकस तल पर बनेगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं।